हमने वो नहीं पढ़ा था। तो अब आगे डिटेल से अपन ये जान लेते हैं कि अपने लिए लायबिलिटीज के कितने प्रकार हैं। हमारे लिए लायबिलिटीज के कितने प्रकार हैं और उन लायबिलिटीज में कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले है अपने पास में एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब कि व्यापार के बाहर के लोगों को देय राशियां बाह्य दायित्व कहलाती हैं। व्यापार के बाहर के लोगों को देय राशियां क्या कहलाती हैं? बाह्य दायित्व कहलाती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? देखिए, बाह्य दायित्व में दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, लोन बैंक से लिया हो, किसी व्यक्ति से लिया हो, किसी एनबीएफसी से लिया हो या किसी भी फाइनेंस कंपनी से अगर आपने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लिया हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन लिया हो, लॉन्ग टर्म लोन लिया हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन लिया हो, आपको क्या करना है? उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी ही काउंट करना है। ठीक है। इसके बाद में लेनदार। अब लेनदार कौन हुआ? लेनदार वह व्यक्ति हुआ जो आपको माल बेचता है, यानी आप जिससे माल खरीदते हो आपका लेनदार हो गया, सप्लायर हो गया। आपको उधार सेवाएं प्रदान कराता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, आपको अदर बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है या किसी भी ऐसी प्रकार की वस्तु प्रोवाइड कराता है जिससे आपको प्रोडक्शन में हेल्प होती है या अपना बिजनेस चलाने में हेल्प होती है। तो ऐसे में कोई भी सप्लायर, कोई भी आपका बायर जिससे आप माल खरीदते हैं, कोई भी आपका सर्विस प्रोवाइडर जिससे आप सेवाएं लेते हैं, या कोई भी आपका ऐसा व्यक्ति जिसने आपको उधार पैसा दे रखा है, वो आपका लेनदार कहलाता है। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में काउंट किया जाता है। बिल्स पेबल, ऐसे बिल जिनका भुगतान करना है। अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसे बकाया खर्चे जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, वह भी क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाते हैं। अन्य राजकीय बकाया कर, अन्य राजकीय बकाया कर यानी अदर स्टैच्यूटरी पेमेंट्स ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि को भी हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज में काउंट करते हैं। यानी व्यापार के बाहर किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा देना है या पेमेंट करना है या बकाया कुछ भी है व्यापार के बाहरी व्यक्तियों के नाम पे, तो ऐसा पैसा आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगा। नेक्स्ट आता है अपने लिए इसमें इंटरनल लायबिलिटीज, आंतरिक दायित्व। भाई बाहर के व्यक्तियों को भी पैसा देना है तो एक्सटर्नल हो गई, पर इंटरनल कौन कौन से होते हैं? इंटरनल कॉर्पोरेट लेवल पे, यानी जहां पे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत व्यापार किया जाता है और कंपनी बाजार में शेयर निर्गमित करके, अपने अंश बेच करके, मार्केट में अंश बेच करके, चाहे इक्विटी शेयर बेचे चाहे प्रेफरेंस शेयर बेचे, ऐसे शेयर्स को बेच करके अगर पैसा लेती है पब्लिक से, देन हमारे लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंटरनल लायबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि वो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर खरीदने के बाद में आपकी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे में वो दायित्व जिनका भुगतान, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जिनका भुगतान व्यापार के आंतरिक पक्षकारों को एक लंबी अवधि के बाद करना होता है, वे सब क्या कहलाते हैं? आपके इंटरनल लायबिलिटीज कहलाती हैं, आंतरिक दायित्व कहलाते हैं। तो आंतरिक दायित्व में कौन कौन लिए जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैपिटल। यहाँ पे एक शब्द देखा, एक लाइन देखी आपने कि ऐसे दायित्व जिनका भुगतान व्यापार के आंतरिक पक्षकारों को एक लंबी अवधि के बाद करना है। लंबी अवधि के बाद करना है मतलब क्या हुआ? लंबी अवधि के बाद करना है। क्यों लॉन्ग टर्म को उसके अंदर इंक्लूड किया गया? क्योंकि सर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल होती है वो तुरंत 1 साल या 2 साल बाद रिडीमेबल नहीं होती, उनका रिडम्पशन 1 साल या 2 साल बाद नहीं होता। इक्विटी शेयर तो आपके लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चल रही है तब तक आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के मेंबर हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को भी लंबी अवधि के लिए ही बाजार में इशू किया जाता है। जब हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी इतना ही जानना काफी है कि हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटीज केवल वही है जिनमें
ये सब चीजें आती हो, यानी वो दायित्व जिनका भुगतान व्यापार के आंतरिक पक्षकारों को एक लंबी अवधि के बाद करना होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैपिटल को इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर खरीदने के बाद में जो भी व्यक्ति इसको खरीदता है ना, वो कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। ठीक है, इसलिए वो इंटरनल पार्टी हुई। इसके बाद में आती है अपने लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी अल्पकालीन दायित्व। ये देख लीजिए, ये मान लीजिए कि अभी हमने जो दो प्रकार पढ़े हैं दायित्वों के, उसी से इंक्लूडेड हैं ये दोनों। यानी अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों के दोनों इसके पार्ट है आपके इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज के। दोनों को एक साथ अलग इस तरह से भी विश्लेषित किया जाता है कि दायित्व अगर आप देख रहे हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज भी दो तरह की होगी, दोनों की दोनों ही, एक तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब क्या होता है कि हम ये भी जान लें कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी है। तो पहले ही जान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब जिनका भुगतान या जो हमारे व्यापार में एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए है। तो यहाँ लायबिलिटीज के बारे में हम ये कहेंगे कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी अल्पकालीन दायित्वों का मतलब ये हुआ जिनका भुगतान एक वर्ष या उससे भी कम अवधि के अंदर अंदर आपको करना है। तो वो सब क्या कहलाएंगे आपके लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो देखिए पेमेंट ऑफ सप्लायर्स, एक साल के अंदर ही पैसा देना होता है। ड्यू पेमेंट ऑफ बिल्स, एक साल के अंदर ही पेमेंट देना होता है। बिल्स पेबल, एक साल के अंदर ही पेमेंट देना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चों का भुगतान भी एक साल के अंदर करना होता है। कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स या डिमांड है टैक्स की तरफ, टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से, तो उसका भी पेमेंट आपको एक साल के अंदर ही करना होता है। पेमेंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म लोन, यानी साल भर के लिए लोन लिया है या लेनदारों से पैसा ले रखा है, तो उनको भी अगर एक साल के अंदर चुकाना है तो वो सब क्या कहलाएंगे अपने लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो यहाँ पे देखने योग्य बात ये है कि हमने जो जो चीजें इन दोनों के अंदर इंक्लूड की थी वो सब यहाँ गई शॉर्ट टर्म में भी। और अगर यही चीजें आपके लंबे टाइम के लिए पेमेंट है, लंबे टाइम के लिए पेमेंट ड्यू करना है, देन वो चीज लॉन्ग टर्म में आ जाती है। तो यानी कि अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लायबिलिटीज है अपने लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि ऐसे दायित्व जिनका भुगतान प्राय एक वर्ष या उससे भी अधिक की लंबी अवधि में करना है, एक वर्ष के बाद ही जिनका पेमेंट करना है, लंबे समय के लिए जिनका भुगतान पेमेंट ड्यू है हमारे पास में, वो सब हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाती हैं। अब उसमें कौन कौन से लायबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है? सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। अब आप कहोगे कि सर ये तो इंटरनल में भी पढ़ा था, तो इंटरनल में हमने इतना ही पढ़ा था कि व्यापार के आंतरिक पक्षकार, व्यापार के आंतरिक पक्षकार जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के पश्चात करना है, तो आंतरिक पक्षकारों को भी भुगतान लंबी अवधि के पश्चात करना है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के पार्ट हो जाते हैं। देन बैंक से लोन जो लेते हैं, बिजनेस लोन ले लिया, मॉर्गेज लोन ले लिया या कोई भी टर्म लोन ले लिया जो लंबी अवधि के लिए आपको चुकाना दिया गया है बैंक के द्वारा, देन ऐसा बैंक लोन भी आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होता है। डिबेंचर्स की बात कर लेते हैं। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म है जी, बिल्कुल, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का ही पार्ट है। डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का ही पार्ट है। डिबेंचर्स को भी लंबे टाइम के लिए इशू किया जाता है। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है हर साल, ठीक है। और जब इनका टाइम पूरा हो जाता है, यानी 5 साल 10 साल जितने साल के लिए भी आपने डिबेंचर इशू किया है, और जब इनके मेच्योरिटी का टाइम आता है, देन इनका पेमेंट कंपनी को करना ही होता है। शेयर कैपिटल के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स ये लॉन्ग टर्म होती हैं, को दीर्घकालीन दायित्वों की श्रेणी में दिखाया जाता है। यानी कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन कौन सी हो गई? बैंक लोन, टर्म लोन और डिबेंचर्स और पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल, यानी ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिनका भुगतान लंबी अवधि में करना है, ऐसे सभी भुगतान क्या कहलाएंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएंगे। तो ये था अपने लिए लायबिलिटीज का पार्ट।